जब चीन के कब्जे में आई तो चीन के राष्ट्रपति ने एक दिन अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि अब हम युद्ध विराम करते हैं, और इस तरह से युद्ध विराम, खुद युद्ध शुरू किया, खुद से युद्ध विराम भी कर दिया, क्योंकि जो इलाका लेना था वो ले लिया उन्होंने। और वही 72,000 वर्ग मील हमारी जमीन आज तक चीन के कब्जे में है। और परम पूजनीय स्वामी जी ने जो दर्द आपके सामने कहा कि हमारे देश का कैलाश मानसरोवर भी चीन के कब्जे में, ये 1962 की लड़ाई में हमसे छिना, या 1962 के युद्ध में एक तरह से हमारी पराजय हुई, और उस पराजय में ये इलाका हमारे हाथ से चला गया और आज तक ये हमारे हाथ में वापस नहीं आया। दुख और दुर्भाग्य ये है कि भारत की संसद ने कई बार अपने प्रस्ताव पारित किए और ये कहा कि भारत का जो इलाका विदेशियों के कब्जे में है उसको वापस भारत में लाना है। संसद में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन उस प्रस्ताव पर अमल आज तक नहीं हो पाया, और आजादी के 63 वर्षों में भी वो इलाका वापस नहीं आ पाया। वो गया सो अपने हाथ से निकल ही गया। और उसके बाद चीन ने एक नया शिगुफा खड़ा कर दिया कि अक्साई चीन का कुछ एरिया तो उसने हमसे छीन ही लिया, जिसमें कैलाश मानसरोवर जैसा क्षेत्र चला गया। हमारे देश का जो अरुणाचल प्रदेश है, जिसको कभी एक जमाने में अंग्रेजों की भाषा में नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, उत्तरी पूर्व का जो इलाका है अरुणाचल, अब चीन कहता है कि यह भी हमारा है। और अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसको तवांग कहते हैं। चीन पता नहीं कहां से झूठे सच्चे दस्तावेज प्रस्तुत करता है दुनिया के सामने और कहता है कि ये तवांग तो हमारा है, ये कभी तिब्बत का अंग रहा है और तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है, इसलिए तवांग चीन का होना चाहिए। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जब भी भारत के प्रधानमंत्री जाएं या भारत के राष्ट्रपति जाएं तो चीन के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आ जाता है कि ये हमारा क्षेत्र है। भारत के प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं? ये हमारा क्षेत्र है, भारत के राष्ट्रपति क्यों जा रहे हैं? और अरुणाचल प्रदेश और उस तवांग के क्षेत्र में विकास के काम के लिए अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था मदद दे तो चीन उसमें अड़ंगे लगा देता है, रोड़े अटका देता है और कहता है कि यह संस्था आप भारत को मदद नहीं, मुझे बात करो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, भारत नहीं तय करेगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा। तो अब हमारी सरकार के लिए फजीहत यह हो गई है कि जो गया इलाका उसकी बात तो सरकार ने करना ही बंद कर दिया। अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दावा करना शुरू कर दिया। अब हमारी सरकार पूरी ताकत से अरुणाचल प्रदेश का ही डिफेंस करने में लगी रहती है, कभी चीन के सामने ऑफेंसिव नहीं हो पाती हमारी सरकार। कितना चालाक देश है चीन, जो इलाका लेना था वो ले लिया युद्ध करके, और भारत की सेना की पराजय हो गई और हमारे देश की सेना की तैयारी नहीं थी इसलिए पराजय हो गई। अगर तैयारी होती तो शायद नहीं होती पराजय, तो वो चला गया। अब नया इलाका भी लेना है, उसके लिए दबाव बनाना उसने शुरू कर दिया है। आप अगर दैनिक नियमित समाचार पत्र पढ़ते हो और अखबार के साथ पत्रिकाएं पढ़ते हो तो अक्सर आपको यह खबर आती होगी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया, चीन ने तवांग पर अपना दावा पेश किया, चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखा रखा है, चीन ने अपने नक्शे में तवांग को दिखा रखा है, जबकि ये दोनों क्षेत्र भारत के हैं और भारत के कब्जे में है। तो वहां एक छोटी सी गलती हुई हमसे कि सेना की तैयारी नहीं हो पाई, और सेना की तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि चीन हमारा भाई है। हमको पता नहीं कि दुनिया में जो देश होते हैं ना, उनके संबंध एक जैसे और स्थिर कभी नहीं होते। हर देश के संबंध उस देश की राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से घटते बढ़ते हैं या बदलते रहते हैं। कोई देश आज हमारा भाई है, कल को दुश्मन हो सकता है। कोई देश हमको ये कहेगा कि हम तो आपके सबसे सच्चे मित्र हैं, कल को पता चला कि वही सबसे ज्यादा विषधर है और हमको काट खाएगा और पूरा विष और जहर हमारे देश में घोल देगा। इसलिए हमेशा सेना की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए थी, लेकिन वहां गलती हो गई और हम हमारा 72,000 वर्ग मील इलाका गंवा बैठे, जो आज तक नहीं आया। और दुख और दर्द यह है कि भारत के किसी नागरिक को कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है, और उनकी अनुमति के बिना हम हमारे कैलाश मानसरोवर में पैर भी नहीं रख सकते। इतनी गुलामी की स्थिति हमारी है कैलाश मानसरोवर के बारे में।
हजारों यात्री हर साल कैलाश मानसरोवर जाते हैं और वो वहां बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन वो सारा पैसा चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जाता है। उसका एक अंश भी भारत की मजबूती के काम में नहीं आता उस पैसे का। ऐसी स्थिति हमारे देश की बन गई। तो फिर से एक छोटी सी भूल हुई और इतनी बड़ी सजा हमने पाई कि हजारों वर्ग मील हमारा इलाका चला गया, हमारा पवित्र तीर्थ स्थान चला गया और हमारे देश के लोगों का मनोबल टूटा और सेना का मनोबल टूटा वो अलग। और आप जानते हैं कि इस चीन के युद्ध की 1962 की जो हमारी पराजय हुई, इस पराजय ने ही श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जान ली। उनके नजदीकी लोग बताते हैं कि हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल पर कि चीन ने धोखा कर दिया। जिस देश पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने धोखा कर दिया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को वो स्वर्गवासी हो गए, इस देश को और दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद भारत की कमान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया इस देश में। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दो बातें कही पूरे देश को। एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है, चाहे इसके लिए कितने भी संसाधन जुटाने पड़े, चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े, लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसाधनों को जुटाना है। क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के ऊपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्ग मील जमीन हमारे हाथ से जाएगी। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीति को उलट दिया। शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीति थी सेना पे खर्चा नहीं करना, युद्ध के सामान का उत्पादन नहीं करना, हथियार नहीं बनाने। अब शास्त्री जी ने उलट दिया कि सेना के ऊपर ही सबसे ज्यादा खर्चा करना है और युद्ध के हथियारों के ऊपर खर्चा बढ़ाना है।